सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूं YET की एडिटोरियल क्लास में, जहां पे एक खास अंदाज के अंदर आप मेरे साथ द हिंदू के आर्टिकल्स को रोज पढ़ते हो और अपने कॉन्फिडेंस को गेन करते हो इंग्लिश के अंदर। देखिए, 2 दिनों से हम साइंस थीम के एडिटोरियल्स कर रहे थे। आज भी वैसे साइंस थीम का एक एडिटोरियल आया है, नोबेल इन केमिस्ट्री, पर उसको मिस करके हम इस वाले को कर रहे हैं। अब ये देखो, ये है बेस्ड RBI पे, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी पे। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो इकोनॉमिक एडिटोरियल्स को पढ़ने से थोड़ा सा हिचकते हैं, हेजिटेट होते हैं, है ना। शुरू करेंगे। अच्छा लिखा हुआ है, हर टर्म को समझाऊंगा, इकोनॉमिक टर्म को अगर आप फोकस दें, साथ में ग्रामर और वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है अवॉइडेबल अनसर्टेनिटी, ऐसी अनसर्टेनिटी, ऐसी अनिश्चितता जो अवॉइडेबल है, जिससे बचा जा सकता है। अनसर्टेनिटी यहाँ पे एक नाउन है, अवॉइडेबल एक एडजेक्टिव है। अवॉइडेबल के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, है ना। एस्केपेबल, प्रिवेंटेबल, अननेसेसरी, अवर्टेबल। चारों का मतलब है जिसको आप एस्केप कर सकें, जो नेसेसरी ना हो, जो प्रिवेंट कर सकें और जिसको अवॉइड कर सकें, टाल सकें। चारों का मतलब होता है जिससे बचा जा सके, ठीक है ना। चलो, कह रहे किस पे बात कर रहे हैं? ऑन RBI मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मैं आपको एक आइडिया दूंगा अभी आगे चल के, है ना, आपको समझ में आए मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, भला क्या है ना। चलो, इसके टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस फॉर क्रिटिकल फाइनेंशियल पॉलिसी रोल्स नीड्स एन ओवरहॉल। कह रहे जो नियुक्ति की प्रोसेस है ना, अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही जरूरी, बहुत ही गंभीर आर्थिक पॉलिसी रोल्स हैं, जो है ना, बड़े बड़े ओहदे हैं जिन पे आर्थिक जो है ना, ऐसे बड़े बड़े ओहदे, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस जो कि देश की अर्थनीति को चलाते हैं। कह रहा है उन डेजिग्नेशंस पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ना, जो उसको जरूरत है एक सुधार की, एक ओवरहॉल की। समझे? जैसे RBI के गवर्नर हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इस तरह के बड़े बड़े ओहदों पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस बहुत ही खराब प्रोसेस है, उसमें बहुत डिले होता है। उस प्रोसेस को हमें ओवरहॉल करना है। अब इसमें वर्ड देखने वाला एक ही आया, ओवरहॉल। इस वर्ड को मैं पोस्टमार्टम करवाऊंगा आजकल में खबरी के ऊपर। एक बार इस पर नजर मार लें वर्ड बना कैसे है। देखिए, हॉल का मतलब होता है वर्ब है, किसी को डिफिकल्टी के साथ कैरी करना, या हिंदी में बोलूं तो मैं ढोना। जैसे गधा करता है ना, उसको कहते हैं होल करना, है ना। अगर आपको गधा उठा के ले जा रहा है तो गधा आपको होल कर रहा है। अब देखो, ये तो हो गया एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग होल का, किसी चीज को इकट्ठा करना, जैसे समंदर में से मछलियां, समझ गए ना। तो किसी चीज को इकट्ठा करते हैं ना, तब भी आप होल करते हैं। तीसरा, किसी चीज को कैरी करना इन अ व्हीकल। व्हीकल में आप किसी चीज को ले जा रहे हैं, सब्जियों को, सामान को, किसी भी चीज को उठा करके, तो आप उसको होल कर रहे हैं। इसी से एक वर्ड बनाया इन्होंने, ओवरहॉल। ये भी एक वर्ब है। अब देखो, पहला मीनिंग तो क्या है, किसी चीज का ट्रेवल वाला ही मीनिंग है ना। किसी चीज का ट्रेवल पास कर जाना आपसे, जैसे आपके पास से ट्रेन गुजर गई, है ना, या आपसे आगे निकल गई कोई चीज, तो वो ओवरहोल कर गई आपसे। आपसे आगे निकल जाएगी, ट्रेवल पास कर जाएगी, तो वो ओवरहोल कर जाएगी। दूसरा क्या है इसका, किसी चीज का पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन कर देना, पूरे सुधार, रिपेयर कर देना, रिस्टोरेशन कर देना, रेवम्पेशन कर देना। तो इसको भी ओवरहोल बोलते हैं, एकदम मरम्मत करके किसी चीज को नया बना देना। समझ गए ना। जैसे द सिलेबस नीड्स टू बी कंप्लीटली ओवरहोल्ड। जो सिलेबस है उसको जरूरत है पूरी तरह से सुधार की, काया पलट की। तो ओवरहोल को हिंदी में बोल सकते हैं आप दूसरे वाले मीनिंग को, काया पलट। आई थिंक समझ गए होंगे। अच्छे से समझे इस वर्ड को, ताकि होल और ओवरहोल में आपको कभी भी दिक्कत ना हो। चलो आ जाओ। सब्जेक्ट था आपका अपॉइंटमेंट प्रोसेस, वर्ब थी आपकी नीड। सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में। फायदा उठाओ इसका, सब्जेक्ट वर्ब ग्रीन पिंक, ग्रीन पिंक आप सब जगह देखोगे, हर सेंटेंस में। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जब आप सब्जेक्ट वर्ब को माइंड करने लगोगे, समझने लगोगे, है ना। चलो, आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको समरी दूंगा। समरी से भी पहले एक और जरूरी चीज, SSC वालों के लिए बूस्टर का पार्ट 4 अभी मैं थोड़ी देर के अंदर, घंटे 2 घंटे के अंदर ओपन कर दूंगा। आप जो SSC वाले हैं, चैनल के होम पेज पे जाकर के इसका फायदा उठा सकते हैं। एसएससी की अलग प्लेलिस्ट बना दी है मैंने,
प्रीमियम वीडियो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ। तो 3 पार्ट आ चुके हैं, चौथा पार्ट डाल दूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोज हैं एसएससी वालों के लिए, अराउंड 25 वीडियोस। अगर आप मेंबर बनते हैं तो उन सभी वीडियोस को चला करके देख सकते हैं। मेंबरशिप लेने के लिए आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करें, एक वीडियो प्ले होती है, उसमें आपको बताया जाएगा कैसे मेंबर बनना है और आपको क्या क्या मिलता है। तो जरूर से मेंबर बने अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं। शुरू करते हैं। समरी है, अपने देश में बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आरबीआई है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें जब भी कोई रिटायर होता है ना, या किसी की डेथ होती है, या किसी का कार्यकाल पूरा होता है, उसकी जगह पे नया बंदा आने की प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए। जैसे मैं रिटायर होने वाला हूं अगस्त में, ये बात मुझे आज नहीं पता लगेगी, ये बात मुझे जब मैं नौकरी पे लगा था तभी पता लग गई थी, है ना। जब मैं रिटायर होऊंगा मुझे पहले ही कैलकुलेट करके बता दिया जाता है आप इस दिन इस साल में रिटायर होंगे। तो कह रहे जब आपको पता होता है कि ये उस दिन रिटायर होने वाला बंदा, ये बंदी रिटायर होने वाली है, तो आप पहले क्यों नहीं शुरू कर देते उसकी जगह पे नई वैकेंसी को फिल करना। ठीक वैसा ही है जैसा आप लोगों के साथ एसएससी और बैंक्स में हो रहा है, बहुत सालों तक वैकेंसी प्रोसेस चलती रहती है। तो कह रहा है आपको देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले लोगों की इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना है उनकी जॉब के साथ, आपको उनके लिए पहले से ही सब्स्टिट्यूट तैयार करके रखना है। इस बार भी ऐसा हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए बंदे ढूंढ नहीं पाए टाइम पे, और पॉलिसी की कमेटी जो है ना उसने अपनी बैठक को स्थगित कर दिया। कह रहे एक ऐसा वक्त जहां पे पूरी दुनिया इकोनॉमी जो मंदे में है और पूरी दुनिया जो इंडिया पे नजर गड़ाए हुए है, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है। आपके ऐसे कामों से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आप में से छूट जाता है, तो ऐसा काम आपको फिर से नहीं दोहराना है, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस को ओवरहॉल करने की बात कर रहा है, कह रहा है सुधार कर दो इस प्रोसेस में, कुछ ऐसा करो कि पहले से ही तय हो जाए कौन किसकी जगह पे कब बैठेगा। समरी को डालेंगे कमेंट सेक्शन में। टोन आज की क्रिटिसाइजिंग, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, शुरू करने वाले हैं। कह रहे द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल रिलीज इट्स थर्ड बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर 2021 ऑन October 9th instead of October 1st as originally envisaged। कह रहे जो आरबीआई है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब बड़ी एजेंसीज के नाम से पहले द लगाएं, समझ गए ना। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो करेगा रिलीज, वो करेगा, सबके सामने रखेगा। किसको? इसके तीसरे 2 महीने वाली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को। तो हर 2 महीने से एक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट देता है, तो तीसरी बार ये देने वाला है। कौन से साल के लिए? 2020-21 के लिए। अच्छा कब रिलीज करेगा? अक्टूबर 9 को करेगा। अच्छा किसकी बजाय अक्टूबर 1 के, इंस्टेड ऑफ अक्टूबर 1st। अच्छा ये अक्टूबर 1st क्या थी? जो कि ओरिजिनली एनविजेज थी, जिसको ओरिजिनली हमने इमेजिन किया था। तो अक्टूबर 1st पता था पूरी दुनिया को रिजर्व बैंक की इस रिलीज का। रिजर्व बैंक ने बोला भाई अक्टूबर 1st नहीं, हम देंगे अक्टूबर 9 को। समझ गए ना? आ जाओ, वर्ड देखो, एनविजेज, इसका मतलब होता है परिकल्पना करना, किसी चीज के बारे में सोचना, प्लान करना, विजुलाइज करना, एंटिसिपेट करना। अगर आपने पास एक लॉ ऐसा है जिसके अंदर एयू टीचर्स को सजा दी जाती है, जिसमें लड़कियों को छेड़ने वालों को सजा दी जाती है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं दिस लॉ एनविजेस अ पनिशमेंट फॉर एयू टीचर्स। इस लॉ में इस चीज की परिकल्पना कर दी गई है कि अगर आप किसी लड़की को छेड़ोगे तो आपको सजा होगी। होगी या नहीं होगी बाद की बात है, हमने प्रोविजन दे दिया। तो एनविजन का मतलब यही होता है पहले से किसी चीज की परिकल्पना कर लेना। अब एक छोटा सा ग्रामर जो है ना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? हमारे देश को शॉर्ट टर्म में चलाने के लिए जो फाइनेंशियल पॉलिसी होती है उसको क्या बोला जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपका सवाल आएगा, अच्छा सर लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी फाइनेंशियल पॉलिसी बनती है? फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या डिसाइड करती है? अगले 3 महीने 6 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट क्या होंगे। फिस्कल पॉलिसी क्या डिसाइड करती है? अगले साल, अगले 2 साल बाद इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये दोनों पॉलिसी जो हैं एक दूसरे की पूरक हैं। बस मॉनेटरी पॉलिसी अगले 4-6 महीने पे ध्यान करती है, 1 साल पे ध्यान करती है। फिस्कल पॉलिसी अगले दशक पे ध्यान देती है। समझ गए ना? तो दोनों चीजों में फर्क समझे, मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस विल बी एट द कल्मिनेशन ऑफ अ 3-day रिव्यू ऑफ द पुल्स एंड प्रेशर्स इन द इकोनॉमी बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी पे कमेटी बना रखी है हमने, जो कि इसको डिसाइड करेगी, जो कि बताएगी कि बैंकों की सीआरआर और ये सब रेट्स हैं इनको ऊपर नीचे कैसे लाना है। तो कह रहा है दिस विल बी, ये होगा, दिस विल बी एक कल्मिनेशन, एक क्लाइमेक्स, एक सबसे बड़ा पॉइंट। और किसका? 3 दिन के रिव्यू का।
3 डे रिव्यू का। और किसका रिव्यू है? कशमकश का, पुल्स और प्रेशर्स का, कितना खिंचाव है और कितना दबाव है, और कहां पे? हमारी अर्थव्यवस्था में। और किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। तो अक्टूबर 9 को जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है अपना 3 दिन का रिव्यू कर लेगी, इकोनॉमी में जो खींचतान है उसको समझ लेगी, उसके कल्मिनेशन पे अक्टूबर 9 को ये एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। समझ गए ना? कल्मिनेशन होता है हाईएस्ट पॉइंट। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो मूवी का क्लाइमैक्स ही कल्मिनेशन है, उसको आप पिनैकल भी बोल सकते हैं, कंप्लीशन भी बोल सकते हैं, लास्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, और भी बहुत सिनोनिम है इसके। एक में बोल दो, पहाड़ की चोटी भी कल्मिनेशन होती है ना। लास्ट पॉइंट किसी भी चीज का इज कॉल्ड कल्मिनेशन। चलो 3 डे क्यों लिखा हुआ है जानते हैं आप, सोचें अपने दिमाग में। रिव्यू नाउन पढ़े, उसके लिए एडजेक्टिव आया, तो बीच में हाइफन, लास्ट का एस गायब। कर द रिव्यू बिगेन on Wednesday instead of September 29 after the RBI had to reschedule it on the eve of the meeting following the government's failure to appoint its 3 nominees to the 6-member committee। कह रहा जो ये रिव्यू है, ये जो 3 दिन का रिव्यू है, कह रहा शुरू हुआ, और कब शुरू हुआ? वेंसडे को, जो है बुधवार को, और बजाय किसके? सितंबर 29 के। अच्छा किसके बाद? कह रहा बाद में जब आरबीआई को रिशेड्यूल करना पड़ा, आरबीआई हैड टू रिशेड्यूल। रिशेड्यूल मतलब किसी चीज का फिर से प्लान बनाना। अच्छा कब रिशेड्यूल किया? ईव पे, शाम पे उस मीटिंग की। अच्छा मीटिंग कौन सी थी? ये मीटिंग वो थी जो बाद में आई सरकार के फेलियर के, और वो फेलियर था अपॉइंट करने का, नियुक्त करने का इसके 3 सदस्यों को, नॉमिनीज को इस 6-member कमेटी के अंदर। तो कहने का मतलब क्या? ये एमपीसी 6 मेंबर्स की होती है, जिसमें से 3 मेंबर्स को सरकार मनोनीत करती है, अपॉइंट करती है। जब सरकार सही वक्त पे 3 सदस्यों को नॉमिनेट नहीं कर पाई, तो उस दिन शाम को इसको अपनी मीटिंग को रिस्केड्यूल करना पड़ा, और फिर जो है ये रिव्यू सितंबर 29 की जगह जो शुरू हुआ इस बुधवार को। समझ गए ना? सरकार की कमी की वजह से, सरकार की सुस्ती की वजह से ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आगे नहीं बढ़ पा रही। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीजें। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ रहे हो, नेचुरली, रिव्यू की वर्ब बिगेन, आरबीआई की वर्ब हैड टू, और इसमें कुछ आया नहीं। अब इस फॉलोइंग वर्ड को देखो, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर ये क्या है फॉलोइंग? ये प्रीपोजिशन है, नाउन है, वर्ब है, इसका क्या मतलब है? अगर मैं छोटा सा आपको जवाब दूं तो ये तीनों ही है। फॉलोइंग एक प्रीपोजिशन भी है, एक नाउन भी है, और एक वर्ब भी है। आप पहचानोगे कैसे? अब ये मेरे साथ आप सीखो। देखो जब ये नाउन होता है इसका मतलब होता है फॉलोइंग, जैसे ह्यूज फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब फैन बेस, किसी आदमी का बहुत बड़े जो फेमस आदमी होता है उसकी फॉलोइंग होती है ना, वो उसका नाउन वाला फॉर्म हो गया फॉलोइंग। ये वर्ब होती है तो मतलब किसी को फॉलो करना। आई एम फॉलोइंग हर, मैं उसका पीछा कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे वर्ब के आईएनजी फॉर्म बन के आऊंगा, और किसी की वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बन के आना चाहूं आ सकता हूं, पर यह बात होगी किसी का पीछा करने की। तीसरा इसका यूज है प्रेपोजिशन वाला, इसका मतलब होता है बाद में, आफ्टर, बाद में। अब देखो कैसे बनेगा। मिस्टर बच्चन हैज ए ह्यूज फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड। बच्चन साहब की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है पूरी दुनिया में, अ ह्यूज फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे फॉलोइंग क्या बता रहा है? यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, फैन बेस का बात बता रहा है ना। हैज की हैज वर्ब का ऑब्जेक्ट है फॉलोइंग, है ना। तो बच्चन साहब की बहुत बड़ी फॉलोइंग है। दूसरा सेंटेंस देखो, ही वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी फॉलोइंग हिज इंजरी। वो डिस्चार्ज हो गया आर्मी से अपनी इंजरी के बाद। तो उसको इंजरी हुई, उसके बाद में आर्मी ने उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो फॉलोइंग यहाँ पे आफ्टर वाला आपको मीनिंग दे रहा है, मतलब ये एक प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है इंजरी नाम का नाउन। समझ गए? ये प्रेपोजिशनल यूज हो गया, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अब तीसरा देखो, वाई आर यू फॉलोइंग अस, वाई आर यू फॉलोइंग अस, क्यों तुम हमारा पीछा कर रहे हो। अब यहाँ पे फॉलोइंग पीछा करने के काम की बात कर रहा है, फॉलो करने की बात कर रहा है, तो वर्ब है यहाँ पे, मेन वर्ब का काम कर रहा है बी फैमिली की वर्ब के बाद, है ना। वाई आर यू फॉलोइंग अस। चौथा देखो, द फॉलोइंग चार्ट एक्सप्लेन्स द डेटा टेबल। ये जो आगे आने वाला चार्ट है ना, ये जो बाद में आने वाला चार्ट है ना, ये एक्सप्लेन करता है डेटा टेबल को। यहां पे फॉलोइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म बात कर रही है जो है एडजेक्टिव की, चार्ट के बारे में बता रहे हैं हम। आगे आने वाला चार्ट एक्सप्लेन करता है डेटा टेबल को। तो फॉलोइंग यहां पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, चार्ट के बारे में बता रहा है, इसका मतलब है बाद में आने वाला। लास्ट देखो, एनी गवर्नमेंट कैन रिस्टोर हार्मनी इन इंडियन सोसाइटी फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ एम के गांधी। कोई भी सरकार हार्मनी को रिस्टोर कर सकती है भारत के समाज में, फॉलो करते हुए
कदमों को महात्मा गांधी के। अब देखो यहाँ पे फॉलो करने का मतलब है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। सरकार जब रिस्टोर करेगी हार्मनी को, वो उस वक्त काम कर रही होगी फॉलो करने का गांधी के स्टेप्स को। तो यहाँ पे वर्ब के एनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। तो लास्ट वाले तीनों वर्ब वाले फॉर्म है, ये एक प्रेपोजिशन है और यहाँ पे एक नाउन है। जब तक अंदर नहीं घुसोगे तब तक समझ नहीं पाओगे, जिंदगी भर सोचते रहोगे फॉलोइंग का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझो तो तीनों ही मतलब फॉलोइंग के होते हैं। समझे, आगे बढ़े। चलो अब यहां पे फॉलोइंग का मतलब है जो है बाद में, है ना। ऑन द ईव ऑफ मीटिंग फॉलोइंग, बाद में जब सरकार का फेलियर आया, जब सरकार नाकामयाब हुई। कह रहे दिस इज द फर्स्ट सच इंस्टेंस ऑफ आरबीआई डिफरिंग इट्स बाय मंथली रिव्यू इन रिसेंट ईयर्स। कह रहा है ये पहला ऐसा इंस्टेंस है, पहला ऐसा वाक्य है आरबीआई का डिफर करने का, पोस्टपोन करने का, इसके इस खास रिव्यू को जिसको बाय मंथली रिव्यू बोलते हैं हाल के कुछ वर्षों में। तो आज तक ऐसा आरबीआई ने किया नहीं है, इसको कभी भी डिफर नहीं किया। डिफर का मैं यहां लिखना भूल गया, इसके सिनोनिम्स होते हैं पोस्टपोन, एडजर्न, पुट ऑफ, होल्ड ऑफ। सबका मतलब है आगे के लिए टाल देना, पोस्टपोन कर देना, है ना, डिफर। कह रहे दैट the terms of the government's first set of MPC nominees would expire at the end of August was known from the time it was constituted 4 years ago। अब यहाँ पे मजाक उड़ा रहे सरकार का। कह रहे दैट, ये बात की, अच्छा कौन सी बात, जो टर्म्स हैं, जो कार्यकाल हैं सरकार के पहले सेट ऑफ एमपीसी नॉमिनीज का, सरकार के पहला जो सेट आया है एमपीसी के मनोनीत सदस्यों का, है ना। कह रहे ये बात की कि जो टर्म है ना ये एक्सपायर हो जाएगी, और कब, अगस्त के एंड में। कह रहे ये बात जो थी ना ये वॉज नॉन, ये पता थी फ्रॉम द टाइम, उसी वक्त से जब इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जब इस कमेटी का निर्माण किया गया था 4 साल पहले। तो आप जब भी सरकारी नौकरी में आते हो ना उसी दिन आपको बता देते हैं आप कब रिटायर होगे, जब आप 60 साल के होगे और जिस महीने में आपका बर्थ हुआ होगा। तो जैसे ही इन्होंने इस कमेटी की रचना की थी, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, इन्होंने भी बता दिया था कि मेंबर्स 4 साल बाद इस दिन रिटायर होंगे। तो कह रहे ये बात जो है ना उसी दिन पता लग गई थी जिस दिन इन मेंबर्स को आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया था। चलो आगे क्या कर रहा है, सिंपल सेंटेंस है ना। दैट की वर्ब है वाज नॉन, द टर्म्स की वर्ब है वुड एक्सपायर, इट की वर्ब है वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। वुड यहाँ पे वीक पॉसिबिलिटी को बता रहा है, फ्यूचर की, है ना। चलो कह रहा ऑल्सो द एमपीसी मीटिंग शेड्यूल इज रिलीज्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन अप्रैल। और कह रहा साथ ही साथ जो एमपीसी का मीटिंग शेड्यूल है ना, कब कब एमपीसी मिलेगी, इसको भी रिलीज किया गया था सेंट्रल बैंक आरबीआई के द्वारा अप्रैल के अंदर, पिछले जो है 6 महीने पहले। कह रहा इवन इफ द हंट फॉर न्यू मेंबर्स वाज डिसरप्टेड बाय द पैंडेमिक, द गवर्नमेंट हैड एम्पल टाइम टू एक्सपेडाइट दीज अपॉइंटमेंट्स आफ्टर August 6 व्हेन द लेटेस्ट पॉलिसी रिव्यू टुक प्लेस। अब देखो बीच में कोरोना आ गया। कह रहा यहां तक कि अगर, इवन इफ, यहां तक कि अगर जो हंट है, जो तलाश है, जो सर्च है नए मेंबर्स के लिए, उसको डिसरप्ट हो गई थी वो इस पैंडेमिक के द्वारा। यहां तक कि अगर ऐसा मान भी लें पैंडेमिक की वजह से आप नए मेंबर्स नहीं ढूंढ पाए, कह रहे सरकार के पास फिर भी बहुत सारा वक्त था, एम्पल टाइम था, किसके लिए, फटाफट करवाने के लिए इनकी अपॉइंटमेंट को August 6 के बाद। अच्छा तब क्या हुआ, कह रहे जब इसका लास्ट पॉलिसी रिव्यू अकर हुआ, हैपन हुआ, टुक प्लेस हुआ। तो कह रहे August 6 के बाद तो आपने सब कुछ खोल दिया था, लास्ट पॉलिसी रिव्यू भी करवाया आपने, तब भी आपको सुध नहीं आई कि सितंबर में ये मेंबर रिटायर होने वाले हैं। तो कह रहे भले ही कोरोना आया हो लेकिन अगस्त के बाद आपके पास काफी महीने, 2-3 महीने थे, आप इस काम को करवा सकते थे, है ना, 2 महीने थे। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस है। एम्पल का मतलब होता है बहुत सारा, सफिशिएंट, प्लेंटी ऑफ, स्पेशियस एडजेक्टिव है। हंट का मतलब होता है शिकार या सर्च। अगर आप किसी चीज की हंट कर रहे हो ना तो आप उसको उस चीज को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए आपने कई बार टीवी में सुना होगा, ऐसे रोडीज जैसे शो आते हैं ना, इनको बोलते हैं टैलेंट हंट शो। वैसे तो कोई टैलेंट हंट होता नहीं है इनमें, गाली गलौज ज्यादा होती है ना, मसाला होता है, पर फिर भी ये स्प्लिट्स विला है, रोडीज है, इन शोज को आप बोलेंगे टैलेंट हंट शो, क्योंकि ये टैलेंट को हंट कर रहे हैं, टैलेंट को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सपीडिएट वर्ब आप जानते हैं, किसी चीज को फटाफट फास्ट करना, क्विकन, हेस्टन, स्पीड अप, है ना, स्पीड अप लिखा था मैंने यार, कहाँ गया, स्पीड अप, इसको कहते हैं एक्सपीडाइट। कह रहे द न्यू मेंबर्स एकेडमिक आसमा गोयल
with interest in the interplay of fiscal and monetary policies. Noted agriculture economist Shashanka Bhide and former SEBI members and financial market scholar Jayant R. Verma are unexceptionally good picks who would lend a holistic world view to the MPC's deliberations. अब देखो नए मेंबर्स जो सरकार ने अपॉइंट कर दिए हैं, देरी से ही उनकी बात कर रहा है। कह रहे जो न्यू मेंबर्स हैं, अब मैं एक से आप छोटा सा काम करता हूं, मैं इस हाइफन से जो सारा है इसको अलग कर देता हूं, ठीक है ना, सेंटेंस को इसके बिना पढ़ूंगा ताकि मुझे समझ में आए। कह रहे जो न्यू मेंबर्स, नए मेंबर्स आर हैं क्या है, अनएक्सेप्शनली गुड पिक्स, बहुत ही अच्छा चुनाव, पिक मतलब चुनाव, गुड मतलब अच्छा, और कैसा अच्छा, अनएक्सेप्शनली, बिना एक्सेप्शन के, बिना किसी कंट्रोवर्सी के। कह रहे नए मेंबर्स बिना सवाल जवाब के ही कह दे तो बहुत ही अच्छा चुनाव है। कह रहा है वो कौन मेंबर्स हैं, जो कि लैंड करेंगे, जो कि देंगे एक होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू को, एक बहुत ही पूरे हर एंगल वाले नजरिए को एमपीसी की डेलिब्रेशंस में, एमपीसी के जो है कंसल्टेशंस के अंदर, इनकी बातचीत के अंदर। तो ये मीटिंग की, इस कमेटी की जो भी डेलिब्रेशंस होगी, कंसल्टेशन होगी, उनको बहुत ही अच्छा वर्ल्ड व्यू देने वाले हैं। अब बीच वाला देखो कौन है। कह रहा है ये आदमी है सबके सब, एक तो पहली एकेडमी के आशमा गोयल, जो कि इंटरेस्ट रखती हैं इंटरप्ले में, आपस के इंटरप्ले होता है दो चीजों के बीच का कनेक्शन, है ना, जो कि बहुत इंटरेस्ट रखती हैं आपस से कनेक्शन में फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के। अच्छा, दूसरे पर्सन कौन है, जाने माने नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है शशांक भिड़े। और तीसरे कौन है, और तीसरे हैं पुराने सेबी के मेंबर और फाइनेंशियल मार्केट स्कॉलर जयंत आर वर्मा। अब बीच में इससे तीनों के नाम बताया, तो शुरू में इसने क्या बताया कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा वर्ल्ड व्यू देंगे, और बीच में बता दिया ये हैं कौन कौन, ये इनके नाम है और ये इनके ओहदे और डेजिग्नेशंस हैं। अब देख लो सेंटेंस में देखने वाली चीजें, मेंबर्स की वर्ब आर, हु की वर्ब वुडलैंड। आप ये सोचते हो ना सर ये मुझे क्यों बता रहे, मेंबर्स की वर्ब आर है, मुझे तो समझ में नहीं भी आएगा तो भी मैं काम चल जाएगा मेरा, मुझे तो मोटा मोटा समझ में आ गया। समझो, जिस लड़के को ये नहीं पता लगा मेंबर्स की वर्ब आर है, मैं फिर बता रहा हूं आपकी स्ट्रगल बहुत लंबी चलने वाली है इंग्लिश में। जब तक आपको ये नहीं पता लगा न्यू मेंबर्स की वर्ब यहां आर पड़ी है, इस सेंटेंस से आपका कोई वास्ता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो सेंटेंस को पढ़ने की। ये चीज ऑटोमेटिकली आपको आनी चाहिए, धीरे धीरे आएगी सैटरडे की वीडियोस में, इसीलिए मैं आपको पार्सिंग वाले सेशंस लाता हूं, वहां पे मैं आपको चीज पकड़ना सिखाता हूं ना, कैसे पकड़नी है। अब इसमें वर्ड्स देखना कौन कौन से आए हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स, अनएक्सेप्शनली भी जिसपे कोई एक्सेप्शन ना हो, डिसेंटली हो जो काम, होलिस्टिक हर वो चीज होती है जो कंप्लीट होती है, कॉम्प्रिहेंसिव होती है, हर एंगल से, जिसके अंदर हमने हर एंगल को कंसीडर किया होता है। डेलिब्रेशन होती है बातचीत, इंटरप्ले होता है आपस का प्ले, कनेक्शन। इसमें देखने वाली चीज आई थी, हाँ देखो ये जो बंदी है ना आशमा गोयल, इसका काम भी यही है, कैसे फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी का कनेक्शन ढूंढा जाए। मैंने आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी फॉर शॉर्ट टर्म, फिजिकल पॉलिसी फॉर लॉन्ग टर्म। ये आशमा गोयल का काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को दोनों को हार्मनी में लाना। तो एक्सपर्ट है इस फील्ड की, है ना ये। चलो, कह रहा है हाउ एवर फॉर देयर फर्स्ट मीटिंग दे वुड हैव हैड इफेक्टिवली जस्ट 24 आवर्स टू प्रिपेयर। कह रहा है हालांकि उनकी पहली मीटिंग के लिए ना उनके पास होंगे महज इफेक्टिवली मतलब असरदार तरीके से, है ना, तो इफेक्टिवली उनके पास सिर्फ 24 घंटे ही होंगे प्रिपेयर करने के लिए। 24 घंटे पहले इन लोगों को अपॉइंट किया गया और बोला गया जाओ इस मीटिंग में बैठो और कुछ कंट्रीब्यूट करो। सेंटेंस सिंपल है, देखने वाली एक चीज आई है, वुड हैव हैड। अब चाहूं तो मैं आपको इसको फिर से नए सिरे से समझा सकता हूं, ये हैव यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये हैड यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वुड यहाँ पे क्या काम कर रहा है। पर बजाय इसके मैं आपको ये बोलूंगा, इस पे एक वीडियो हमने बना रखी है 5-7 मिनट में, उसको देख करके अब हैव हैड, हैज हैड और हैड हैड को समझे, ठीक है ना। वैसे तो सब लोग जो रेगुलरली देखते हैं उस वीडियो को देख चुके होंगे, है ना, मैंने कई बार बताया, फिर भी नहीं देखिए तो जाकर के देख लेना, ये स्ट्रक्चर आपको समझनी है तभी आगे बढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन नॉर्मल टाइम्स यहाँ पे हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, वुड भी हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब है, हैव के बाद हमेशा हैड आएगा, इसके बाद कभी भी हैज या हैव नहीं आएगा। कह रहे नॉर्मल टाइम्स वन कुड पुट दिस अवॉइडेबल डिले डाउन टू ब्यूरोक्रेटिक लिथार्जी बट दीज आर नॉर्मल टाइम्स। कह रहा है सामान्य हालातों में इंडिया में जैसा होता है नॉर्मल टाइम्स में, वन मतलब कोई भी, कह रहे कोई भी पुट कर सकता था इस अवॉइडेबल डिले को, ऐसे डिले को, देरी को जिसको अवॉइड किया जा सकता है, कह रहा उसको पुट डाउन कर सकता था, उसको रख सकता था,
और किसके ऊपर रख सकता था? सरकारी ब्यूरोक्रेटिक लेथार्जी के ऊपर, सरकार की सुस्ती के ऊपर। कह रहा लेकिन अब ये नॉर्मल टाइम्स नहीं है, ये सामान्य हालात नहीं है। तो कह रहा कोरोना से पहले तो अपने यूं बोलते थे ना, चलता है 6 महीने देरी से सही, तो क्या हुआ? कह रहा नॉर्मल टाइम में कोई भी कह सकता था कि सरकार सुस्त है तो कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मल टाइम तो है ही नहीं। लेथार्जी का मतलब होता है आपकी सुस्ती, आपका लैक लस्टर एटीट्यूड, है ना, आपकी एकदम जो है ढिलाई। अच्छा, और देखने वाला कुछ है नहीं इसमें। वन आप तब लगाते हैं जब आप किसी की भी बात करते हैं, है ना, कोई भी इंसान की बात करें तो आप वन लगा के बताते हैं, वन कुड पुट। कह रहा लॉट हैज ट्रांसपायर्ड सिंस द लास्ट पॉलिसी रिव्यू, ऑफिशियल डेटा रिवील्ड 23.9% contraction in the economy quarter first, jobs and incomes remain under pressure। कह रहे जो लॉट बहुत सारा ट्रांसपायर हो चुका है, घटित हो चुका है, और कब से? सिंस द लास्ट पॉलिसी रिव्यू, जब लास्ट पॉलिसी रिव्यू अगस्त में हुआ था, उसके बाद से बहुत सारी नई चीजें हमारे देश में घटित ट्रांसपायर हो चुकी हैं। ये ट्रांसपायर वर्ड को समझना बाद में समझाऊंगा, पहले सेंटेंस पूरा करते हैं। कह रहा ऑफिशियल डेटा ने ऐसा रिवील किया 23.9% की सिकुड़न आई है हमारी इकोनॉमी में फर्स्ट क्वार्टर में, और जॉब्स और इनकम्स हैं, नौकरियां और जो हमारी जो है इनकम्स हैं वो अभी भी रिमेंड है अंडर प्रेशर, अभी भी बहुत तनाव के नीचे है। कह रहा और जो इन्फ्लेशन है कंटिन्यूज टू रेन अबव द 6% अपर लिमिट ऑफ द प्राइस स्टेबिलिटी मैंडेट अग्रीड टू इन 2016 बाय आरबीआई। और कह रहे जो इन्फ्लेशन है ना वो जारी है, अभी भी रेन अबव करना, अभी भी ऊपर चढ़ा रहना 6% की उस अपर लिमिट के, मैक्सिमम लिमिट के, जो कि है प्राइस स्टेबिलिटी की, दामों की स्थिरता की, उस मैंडेट की, उसके उस कानून की जिसको अग्री टू किया गया था 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और सेंटर के द्वारा। अच्छा, ये कानून कौन सा कानून था? ये मैंडेट कौन सा मैंडेट था? विच इंटेल्ड द सेटिंग अप ऑफ एमपीसी, जो कि इंटेल करता था, जो कि जरूरी बनाता था इस्टेब्लिशमेंट को, सेटअप करने को एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। एक बार रिपीट कर देता हूं पूरा सेंटेंस, इसमें कई सारी चीजें देखने वाली। चलो आ जाओ। बहुत कुछ ट्रांसपायर हो चुका है, घटित हो चुका है जब से लास्ट पॉलिसी रिव्यू हुआ। सरकारी आंकड़े ऐसा बताते हैं इतना कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न आई है इकोनॉमी में फर्स्ट क्वार्टर में। नौकरियां और इनकम है अभी भी अंडर प्रेशर के नीचे है, प्रेशर के तले हैं, और इन्फ्लेशन जारी है, अबव रेन करना, अभी भी ऊपर बना रहना 6% की उस लिमिट के, जो है प्राइस स्टेबिलिटी मैंडेट की, जो कि ये दामों की स्थिरता के कानून की, जिसको अग्री टू किया गया था 2016 में इन दोनों पार्टीज के द्वारा, आरबीआई और सेंटर के द्वारा। और ये वो मैंडेट था, ये वो कानून था, ये वो लॉ था जो जरूरी बनाता था इस्टेब्लिशमेंट को, सेटअप करने को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो 2016 से ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है बनी है इस मैंडेट के नीचे। अब आ जाओ देखने वाले वर्ड्स। पहली चीज, यहाँ पे जॉब्स और इनकम्स दोनों ही आपका सब्जेक्ट है। मैंने शायद खाली इनकम को सब्जेक्ट बना दिया है, इसको अपने सही कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। जॉब्स एंड इनकम्स, ठीक है ना। अब देखने वाली चीजों पे आओ। ट्रांसपायर मतलब दो वर्ड्स, एक वर्ड के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है किसी चीज का सबको पता लगना, दूसरा मीनिंग है किसी चीज का घटित होना। अगर सबको कोई चीज पता लगती है तब भी वो ट्रांसपायर हुई है, और कोई चीज हैपन होती है, टेक प्लेस होती है, अकर होती है, तब भी वो ट्रांसपायर हुई है। अब देखो दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। इट हैज ट्रांसपायर्ड दैट वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू सीईओ दिस वीक। ऐसा ट्रांसपायर हुआ है, ऐसा पता लगा है, ऐसा बिकम नोन हुआ है, हमें एक नया सीईओ मिलने वाला है इस वीक, हमें हमारी कंपनी में एक नया सीईओ नियुक्त होने वाला है। दूसरा सेंटेंस देखो, नोबडी नोस व्हाट वुड ट्रांसपायर व्हेन द न्यू सीईओ टेक्स चार्ज ऑफ द कंपनी। किसी को नहीं पता क्या होगा, किसी को नहीं पता क्या ट्रांसपायर होगा जब नया सीईओ टेक चार्ज करेगा कंपनी का। तो हमारे सबको पता लगा कि नया सीईओ आने वाला है, यहां भी ट्रांसपायर, और किसी को नहीं पता क्या होगा, यहां भी ट्रांसपायर। समझ गए ना, एक वर्ड दोनों काम करता है, दोनों जगह पे इसको अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। यहां पे क्या हुआ, अ लॉट हैज ट्रांसपायर्ड, बहुत कुछ हो चुका है, घटित हो चुका है सिंस लास्ट पॉलिसी रिव्यू। आई थिंक ये वर्ड क्लियर है, जिंदगी भर मत भूलना, इसको लिख लेना, कहीं नोट्स बनाना। रेन का मतलब होता है रूल करना, राज करना, प्रिवेल करना, डोमिनेट करना। एंटेल का मतलब होता है, देखो उसको समझो, टेल मतलब पूंछ, एन मतलब आप किसी को वर्ब बना रहे हो, किसी नाउन को या एडजेक्टिव को। जब आप एंटेल करते हैं ना तो किसी चीज को अपनी पूंछ बना लेते हैं। अब आपकी पूंछ क्या है, वो चीज है जो आपके पीछे जरूर आएगी। आप जहां भी जाओ आपकी पूंछ आपका पीछा करेगी, है ना। तो एंटेल का मतलब है ऐसी चीज जो आपका पीछा करेगी ही करेगी, जो कि आपके पीछे आना जरूरी है ना। एंटेल का मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी, रिक्वायर, नेसेसिटेट, इन्वॉल्व। तो जैसे ही ये मैंडेट आया
इसकी एंटेल बन के पीछे एमपीसी आई, इसकी पूंछ बन के, क्योंकि इसने जरूरी बना दिया था एमपीसी को। बढ़े आगे, समझ गए। कह रहे द गवर्नमेंट हैज फॉर नाउ स्टक टू इट्स 12 लाख करोड़ बोरोइंग प्लान विच इंक्लूड स्पेस फॉर अनफोर्सिन स्पेंडिंग। कह रहे सरकार जो है ना फॉर नाउ अभी तक के लिए स्टक टू हो गई है, चिपक गई है, इसने एकदम पकड़ लिया, जकड़ लिया है इसके 12 लाख करोड़ के बोरोइंग प्लान को। तो इतने साल का, इतने लाख करोड़ का बोरोइंग प्लान है हमारी सरकार का इस साल के लिए। सरकार कह रही है हम तो 12 लाख करोड़ रुपया कर्जा लेंगे इस साल, हमने पूरा मन बना लिया है। कह रहे जो शामिल है जिसमें विच इंक्लूड्स है स्पेस, बहुत सारी जगह, अनफोर्सिन स्पेंडिंग के लिए, ऐसे खर्चे के लिए जिसको भी सरकार नहीं देख पा रही। हो सकता है भगवान ना करे कोरोना पे कुछ और हो जाए, सरकार को और खर्चा करना पड़े, तो उसके लिए भी इस 12 लाख करोड़ के अंदर स्पेस है, इन्होंने पहले से ही थोड़ी गुंजाइश छोड़ी है। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीजें। गवर्नमेंट की वर्ब हैज स्टक टू, स्टिक, स्टक, स्टक, 3 फॉर्म्स हैं इसकी। स्टिक का मतलब है चिपक जाना, किसी चीज के पीछे लग जाना। व्हेन यू स्टक टू समथिंग, आप उस चीज को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। प्लीज स्टिक टू दिस शेड्यूल, इस शेड्यूल को स्टिक करें, इसको फॉलो करें, है ना। स्टिक का मतलब फॉलो करना किसी चीज का सख्ती से। अब देखो इसके सिनोनिम क्या है। अडायर टू, होल्ड ऑन टू, क्लिंग टू। सबके आगे टू आ रहा है, ध्यान देने वाली बात ये है ना। सबका मतलब यही है किसी चीज को फॉलो करना सख्ती के साथ। स्टिक टू, अडायर टू, होल्ड ऑन टू, क्लिंग टू। ध्यान रखें चारों फ्रेजल वर्ब्स हैं। हाँ, अनफोर्सिन, जिस चीज को आपने पहले से ना देखा हो। फॉर मतलब पहले से, सीन मतलब देखा, अन मतलब नहीं। अनफोर्सिन जिसको पहले से ना देखा हो। कर स्टेट, ऑल्सो द स्टेट्स नीड टू बोरो मोर इन द कमिंग मंथ्स इंक्लूडिंग टू मीट जीएसटी कंपनसेशन शॉर्टफॉल्स। कह रहे साथ ही साथ स्टेट्स को भी नीड है, जरूरत है कि वो बोरो करेंगी, कर्जा लेंगी और ज्यादा आने वाले मंथ्स में। जिसमें क्या शामिल है, जिसमें शामिल है मीट करना जीएसटी के कंपनसेशन की शॉर्टफॉल्स को। ये जीएसटी कंपनसेशन शायद मैंने 10-15 दिन पहले ही आपको समझाया था, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में, कैसे सरकार जीएसटी का बंटवारा करती है स्टेट्स के बीच में और कंपनसेशन भी देती है। तो स्टेट्स कह रहा है स्टेट्स को भी जरूरत होगी बहुत सारे पैसे की। इंक्लूडिंग यहाँ पे एक प्रपोजिशन है, इंक्लूडिंग जनरली एक प्रपोजिशन का काम करता है। कह रहा है एन ऑलमोस्ट कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स कंटिन्यूटी इन सच एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिव्यू बॉडी एट अ टाइम व्हेन मार्केट्स आर कीन टू नो इंडियाज फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टैंस एंड द आरबीआई's इन्फ्लेशन ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर द ईयर इज अनएक्सेप्टेबल एंड सेंड्स अ क्लमजी सिग्नल टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ना सेंटेंसेस होते हैं किसी भी आर्टिकल के इकोनॉमिक, इसको पढ़ने में सब लोग हेजिटेट करते हैं कि सारा कुछ इसमें क्या आ रहा है। ध्यान से देखो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। एन ऑलमोस्ट, एक लगभग कैजुअल अप्रोच। ऑलमोस्ट कैजुअल मतलब एकदम ढीलम ढाल वाली अप्रोच, हाँ भाई हो जाएगा, कर देंगे अपॉइंट, कोई बात नहीं। कह रहा है एन ऑलमोस्ट कैजुअल अप्रोच है ना, किसकी तरफ, कंटिन्यूटी की तरफ। और कैसे, ऐसे एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिव्यू बॉडी में कि भाई चलती है, चलती रहेगी अपने हिसाब से, जब बनाना होगा मेंबर डाल देंगे, है ना। कह रहा है ऐसी अप्रोच। और कब, ऐसे एक वक्त पे जब मार्केट्स बहुत ही कीन है, जब बाजार ही बहुत ज्यादा उतारू हैं। किस काम को करने पे, जानने पे इंडिया के फिस्कल और मॉनेटरी स्टांस को, इंडिया के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आर्थिक मुद्रा को, है ना, कैसे इंडिया चलेगा आगे। और आरबीआई के इन्फ्लेशन और ग्रोथ प्रोजेक्शंस को, आरबीआई के महंगाई के और विकास की अनुमानों को फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए। कह रहा है ऐसे टाइम पे कैजुअल अप्रोच है ना, ढीलम ढाल वाली, ये है अनएक्सेप्टेबल, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। और कह रहा है यही अप्रोच एंड कंजंक्शन लगा के सेंड करती है एक क्लमजी सिग्नल, एक बहुत ही ढीला ढाला सिग्नल ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। क्लमजी क्या होता है, जो बिल्कुल आर्टलेस हो, ऑकवर्ड हो, इनएप्ट हो। इसके लिए वर्ड है बटर फिंगर्ड, आपके हाथ ही बटर जैसे हैं, है ना, कुछ भी पकड़ो, जो आप कुछ भी आपको थमाओ आप गिरा दोगे। क्लमजी उसको कहते हैं, हिंदी बोलते हैं झल्ला। तो कह रहे ये सरकार को झल्ला दिखाती है पूरी दुनिया में कि तुम्हारे देश में इतनी गरीबी आ गई है, इतनी अर्थव्यवस्था गिर गई है, तुम 3 मेंबर्स टाइम पे अपॉइंट नहीं कर पाए। सारी दुनिया तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है पर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है अपने खुद के, है ना। 2 वर्ब्स आई है कैजुअल की, पहली है इज, दूसरी है सेंड्स। एक वर्ब आई है मार्केट्स की वर्ब है आर। इस तरह से पढ़ोगे तो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है ना। चलो, कह रहे सम लेटरल थिंकिंग मे बी नीडेड टू कंजर अप फर्स्ट सम स्टिमुलस मेजर्स फॉर द शटरिंग इकोनॉमी बट पॉलिसी मैंडेरिन शुड नॉट लूज साइड ऑफ द रूटीन डिसीजंस। कह रहा है एक लेटरल थिंकिंग की जरूरत हो सकती है। अब ये क्या बोला है भाई, लेटरल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, क्रिएटिव, अनयूजुअल नहीं।
कल एक नई तरह की सोच की जरूरत हो सकती है कि हम कंजर अप करें, कि हम पैदा कर दें, कि हम अचानक से ले आए फ्रेश स्टिमुलस को, नए दबाव को, और स्टिमुलस मेजर्स को, है ना, नए दबाव बनाने वाले मेजर्स को। और किसके लिए? स्टटरिंग होती हुई इकोनॉमी के लिए, रुकती हुई इकोनॉमी के लिए, हमारी लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था के लिए। कह रहे लेकिन जो पॉलिसी के मैंडरिन्स हैं, लेकिन पॉलिसी को बनाने वाले जो बाबू हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको इस साइड को नहीं लूज करना चाहिए। उनको इस चीज का हमेशा संज्ञान लेते रहना चाहिए। और किसका? रूटीन डिसीजंस का, हर रोज होने वाले जो है डिसीजंस का। तो कह रहे हैं हमें नए आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। कैसे लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी को हम स्टिमुलस मेजर्स ला करके दें, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट को ला करके दें। लेकिन हमारे बाबू जो है ना, नए मेजर्स तो तुम छोड़ो, वो तो कहां से आएंगे। पुराना जो काम है उनका रूटीन वाला, उसको भी ठीक तरीके से नहीं करते हैं, उसकी भी साइड को लूज कर चुके हैं। ठीक है ना। तो जो रोज करना होता है काम, पहले वो तो ठीक करो, फिर नए मेजर्स लाना, कुछ लेटरल थिंकिंग आप लेकर के आना। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, लेटरल मतलब आउट ऑफ बॉक्स बता दिया मैंने आपको, है ना, क्रिएटिव हो। कंजर अप का करने का मतलब होता है, देखिए कंजूर का मतलब होता है भूत बुलाना, कंजर अप करने का मतलब होता है थिन एयर के अंदर भूत को पैदा कर देना, लाइक मैजिक, है ना, टू ब्रिंग समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस बाय मैजिक। तो इसको कहते हैं कंजर अप करना। तो अभी अपने को ऐसे ही मेजर्स को भूत के जैसे बुलाना है, अचानक से लेकर के आना है, कहीं से भी पकड़ करके। कंजर अप फ्रेजल वर्ब को नोट करें। मैंड्रिन मतलब ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग बहुत अच्छी होती है, आप याद कर सकते हो तो याद करो, रट्टा मारना तो रट्टा मारना, समझना तो समझो। इस स्पेलिंग पे मैं जानता हूं आप में से 99% लोग इस स्पेलिंग को नहीं लिख सकते ब्यूरोक्रेट की, है ना। देखो स्पेलिंग को ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, शायद 2 मिनट में डिस्कस हो जाएगा, बहुत छोटा है आज का। अब एक काम करो, मुझे इन 4-5 सेंटेंस में ढूंढ के बता दो क्या एरर है। चलो सिंपल सेंटेंसेज है, एक बार मैं आपको करवा देता हूं। ऑल हर एफर्ट्स वर एम्ड एट गेटिंग सक्सेस एज शी नेवर लॉस्ट हर टारगेट साइट। सारे उसके एफर्ट्स जो थे एम्ड एट थे सक्सेस को पाने पे, क्योंकि उसने कभी भी अपने जो टारगेट है उसकी साइड को लूज नहीं किया। उसकी साइड मतलब होती है नज़ारा, है ना, अपने टारगेट के नज़ारे को उसने कभी लूज नहीं किया। टारगेट का नज़ारा था मतलब टारगेट की जेब में एक नज़ारा है, टारगेट के पास रहता है, उसको लूज नहीं किया। इसका मतलब यही हो गया ना। ध्यान दें, साइड एक ऐसा वर्ड है जिसके आगे कभी पॉजेसिव यूज नहीं होता। माई साइड, योर साइड कभी भी यूज नहीं होता। इसके लिए क्या लिखें? शी नेवर लॉस्ट द साइट ऑफ हर टारगेट। समझो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा है। यहां से मैं इसको निकाल दूं, टारगेट साइट नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा साइट ऑफ हर टारगेट। ये साइट नाम का वर्ड ही ऐसा वर्ड है जिसको कभी भी उससे पहले पॉजेसिव लगा करके यूज ना करें। पॉजेशन बनेगा पर ऑफ प्रीपोजिशन के जरिए बनेगा, इसी तरीके से इसको लिखा जाना चाहिए। अगला देखो, आई बैग योर पार्डन। ये जनरली एक्सेप्टेबल है बोलने वाली इंग्लिश में, पर रिटन इंग्लिश में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब है मुझे माफी दें, अपनी पार्डन, अपनी क्षमा को, मैं आपकी क्षमा को, आपकी माफी को बैग करता हूं, आपसे भीख मांगता हूं। बैग करने का मतलब होता है किसी से मांगना कुछ। तो मैं आपकी माफी की आपसे भीख मांगता हूं, है ना, मुझे माफ कर दें। अब देखो, तुम्हारी माफी का मतलब क्या है? तुम्हारी कोई जेब में रहती है माफी, जो मुझे तुम दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको मैं बोलूंगा आई बैग पार्डन फ्रॉम यू। तो पार्डन भी एक ऐसा वर्ड है जिसके आगे योर पार्डन, माई पार्डन, महेश पार्डन, सुशील पार्डन ऐसा ना लिखें। इसको भी आप इसी तरह से फ्रॉम यू, ऑफ यू करके चलाएं। आई बैग पार्डन फ्रॉम यू, मैं तुम्हारी माफी चाहता हूं। ऐसा एक और वर्ड है अपने पास, फेवर। इसका क्या मतलब होता है? किसी से एहसान लेना। शी अप्रोच फॉर द ओनली रीजन दैट शी नीडेड माई फेवर। उसने सिर्फ इसीलिए अप्रोच किया क्योंकि वो मेरा फेवर चाहती थी, मेरा थोड़ा सा उसकी तरफ एहसान चाहती थी, है ना। अब माई फेवर नहीं हो सकता, फेवर फ्रॉम मे। शी नीडेड फेवर फ्रॉम मे। फेवर नाम की वर्ब के भी, वर्ड के आगे भी आप कभी भी पॉजेसिव यूज ना करें। ऐसे ही अगला वर्ड है आपका मेंशन। इसका मतलब होता है जिक्र। और लास्ट वर्ड है सेपरेशन, मतलब जुदाई। हिज मेंशन इन कॉन्वर्सेशन कैन मेक हर एंग्री। खाली खाली उसका जिक्र जो है ना एक बातचीत में उसको गुस्सा कर सकता है ना। अब हिज मेंशन नहीं हो सकता, मेंशन ऑफ हिम। ये ऐसे ही चलते हैं, इनको हमेशा ऐसे ही चलाना है। मेंशन, द मेंशन लिख देता हूं। द मेंशन ऑफ हिम इन कॉन्वर्सेशन कैन मेक हर एंग्री। लास्ट देखो, बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों की जुदाई नहीं सह सकते। पेरेंट्स कैंट बेयर देयर चाइल्ड सेपरेशन। तो मैं क्या लिखूंगा? पेरेंट्स कैंट बेयर द सेपरेशन फ्रॉम देयर चाइल्ड या चिल्ड्रन।
समझ गए ना। तो इन सारों पांचों वर्ड्स को आप नोट करेंगे, साइड, फेवर, पार्डन, मेंशन, सेपरेशन। एक और वर्ड होता है लीव, एक और वर्ड होता है लीव। आप किसी से रजा देते हैं ना, आई टेक लीव फ्रॉम यू, तो आप ऐसा बोलते हैं आई टेक लीव फ्रॉम यू या ऑफ यू, ऐसा बोलते हैं। आई टेक योर लीव ऐसा ना बोले कभी भी, आई टेक योर लीव, है ना। ये लीव वर्ड भी ऐसा ही चलता है। पांचों छह वर्ड्स को नोट करें, इनको मैं करवाऊंगा एक ग्रामर वीडियो के अंदर, अलग से मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, इनको किसी ग्रामर वीडियो में ले लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए साइड ऑफ रूटीन डिसीजन लिखा है, रूटीन डिसीजन साइड नहीं लिखा है। करो विद द लास्ट 2 RBI डिप्यूटी गवर्नर्स वैकेंसीज बीइंग फिल्ड आफ्टर प्रोडक्टेड गैप्स ऑफ अबाउट 6 months each, appointment processes especially for critical financial policy roles are clearly in need of an urgent overhaul। करेक्ट के साथ ही पिछले 2 RBI डिप्यूटी गवर्नर की वैकेंसी के फिल होने के बहुत ही लंबे प्रोटेक्टेड गैप्स के, जो कि 6 महीने का था हर एक में। कह रहे पिछले 2 RBI गवर्नर की डेप्यूटी गवर्नर की वैकेंसी के देरी से फिल होने के साथ ही हुआ क्या। कह रहे जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, खास करके क्रिटिकल, खास करके गंभीर फाइनेंशियल पॉलिसी रोल्स के लिए, कह रहे वो हैं आर एक नीड में, साफ साफ जरूरत में, अर्जेंट, बहुत ही अर्जेंट ओवरहॉल की जो है मॉडर्नाइजेशन की। तो कह रहे पूरा काया पलट अपॉइंटमेंट प्रोसेस का होना चाहिए। पिछली बार 2 RBI गवर्नर भी, डिप्यूटी गवर्नर भी अब टाइम पे अपॉइंट नहीं कर पाए थे, तो इस तरीके से बहुत ही गलत हो रहा है। हमेशा इस तरह से हम देरी करते हैं। प्रोटेक्टेड मतलब लंबा खिंचाओ, लॉन्ग लास्टिंग हो, इलोंगेटेड हो, एक्सटेंडेड हो, एडजेक्टिव है ना। ओवरऑल वर्ड आप देख चुके हैं ऊपर, किसी चीज की काया पलट। एंड द गवर्नमेंट कुड श्योरली बर्निश इट्स स्टैंडिंग अमंग इन्वेस्टर्स if it mandated explanations and strictures for missed timelines as part of a revamp। ध्यान दे पहले, ये सेंटेंस कौन सा है, कंडीशनल 2 का। कह रहा अगर सरकार जो है ना सरकार बर्निश कर दे, सरकार जो है चमका दे अपनी स्टैंडिंग को इन्वेस्टर्स के बीच में, अगर ये जो है मैंडेट कर दे, जरूरी बना दे सफाई देने को और क्रिटिसिज्म को, आलोचना को, मिस्ड टाइमलाइंस के लिए, ऐसी टाइमलाइंस के लिए जिसको इसने मिस कर दिया है, इसके पार्ट ऑफ रिसर्च रिवैम्प के, इस जो इसने पूरी काया पलट करनी है उसके हिस्से के तौर पे। कह रहा है अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए, अगर सरकार एक्सप्लेनेशन को और क्रिटिसिज्म को जरूरी बना दे जब जब ये किसी की नियुक्ति की टाइमलाइन को मिस करे, है ना, अपने नए रिवैम्प प्लान के अंदर ऐसा कर दे, तो ये सरकार जो है ये बर्निश कर दे, अपने को चमका दे, अपनी स्टैंडिंग को अपने इन्वेस्टर्स के बीच में। सरकार एक लॉ बना दे, जैसे ही देरी होगी उस अफसर को पकड़ करके पूछा जाएगा, उसकी सैलरी भी काटी जाएगी, उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी जो देरी करेगा किसी की भी नियुक्ति में। अगर ऐसा सरकार कर दे ना, तो सरकार आज ही अपने आप को बर्निश कर दे, चमका दे सारे दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के बीच। समझ गया आई थिंक, है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी लाइन है। कंडीशनल 2 है, ये जरूर आप पकड़ा करो। कंडीशनल आपको धीरे धीरे देखोगे ना तो आपका दिमाग जो है धीरे धीरे इनको समझेगा। अच्छा, देखने वाली चीज, बर्निश मतलब चमकाना, स्ट्रिक्चर्स मतलब क्रिटिसिज्म, रिब्यूक, किसी की आलोचना, रिवैम्प वर्ड, ओवरऑल वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल होते हैं ये, है ना। थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ा सा स्किल्स दिखाओ, थोड़ी सी मेहनत करो, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने में, इकोनॉमिक आर्टिकल्स पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में। आज मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है, ट्रैवल करूंगा मैं दिन भर, है ना, बहुत दूर जाना भी और शाम में आना भी है। तो आज मैंने क्विज नहीं बनाया, तो रात में आने वाला हूं मैं लेट, तो मैं सुबह सुबह इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं निकलने से पहले। मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।